जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी की एक बहुत ही शानदार सीरीज। जिस एस्पिरेंट को भी ज्योग्राफी का जी भी नहीं पता होगा ना, उसको भी ये सीरीज देखने के बाद क्वेश्चन पेपर के 80% से ज्यादा क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेगा। 100% नहीं बोलूंगी क्योंकि 100% क्वेश्चन कोई भी मेंटर कंप्लीट नहीं करवा सकता, लेकिन हाँ ये गारंटी है कि 80% से ज्यादा क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर में इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद सॉल्व कर लोगे, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन हो या वो यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन हो। ठीक है, तो पूरी सीरीज को लास्ट तक देखना है और बहुत ही अच्छी तरह से आपके कॉन्सेप्ट्स इस सीरीज में होने वाले हैं क्लियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम पूरी ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कवर करेंगे, मैप के माध्यम से भी देखेंगे और जो भी थ्योरी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम साथ के साथ मैप के माध्यम से ही कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ये ज्योग्राफी शब्द आया कहाँ से। क्या होती है स्पेलिंग ज्योग्राफी की? GEOGRAPHY। ठीक है, ये होती है ज्योग्राफी की स्पेलिंग। ये जो ज्योग्राफी शब्द है इसमें आप देख रहे होंगे कि दो शब्द इंक्लूडेड हैं। एक तो इसमें है जियो और प्लस दूसरा शब्द है ग्राफी। तो जियो और ग्राफी को मिला के क्या बन गया? जियोग्राफी, यानी ज्योग्राफी बन गया। इसमें से जो जियो है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, लैटिन में इसका मतलब होता है पृथ्वी। और ग्राफी, तो ग्राफी आपने देखा होगा ना, ग्राफ पेपर जो होता है तो क्या होता है, इस तरह से स्क्वायर शेप के खाने बने रहते हैं और उसमें हमें मैपिंग करनी होती है ग्राफ पेपर पर। ठीक है, तो मैपिंग मतलब चित्रण करना। तो पृथ्वी का चित्रण करना एक तरह से क्या कहलाती है? ज्योग्राफी कहलाती है। तो ये जो शब्द आया है ये आया कहाँ से है? देखिए, जो अर्ली स्टेजेस में थे इस तरह से ज्योग्राफी के जो अर्थ है उसको ये मैपिंग करी जाती थी। ठीक है, आज भी हम ज्योग्राफी को मैप के माध्यम से ही समझते हैं, पर आज थोड़ी टेक्निक डिफरेंट हो गई है। जैसे आज मैप्स आ गए हैं और ग्लोब्स आ गए हैं, तो उससे हम अर्थ की संरचना को समझते हैं। लेकिन पहले क्या थी? पहले इस तरह के मैपिंग शुरू हुए थे। अगर हम एंशिएंट मैप्स देखते हैं तो वो इस तरह के चार्ट पेपर पर चित्रित किए जाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योग्राफी जो शब्द था वो 276 से 194 ईसा पूर्व के करीब एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था एराटोस्थनीज। ठीक है, एराटोस्थनीज जी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। ये आप साइड में फोटो देख रहे होंगे, इनकी फोटो भी है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द दिया था। और ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी लेखन या पृथ्वी के बारे में वर्णन या लेखन या चित्रण करना। क्लियर? तो ज्योग्राफी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक ज्योग्राफिया। ग्रीक में एक वर्ड होता है ज्योग्राफिया, उससे डिराइव हुआ है। एंड इट्स मीनिंग इज अर्थ राइटिंग, दैट इज डिस्क्रिप्शन और राइटिंग अबाउट द अर्थ। द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड ज्योग्राफी वाज एराटोस्थनीज। ओके, तो हिंदी और इंग्लिश का मैं कोशिश करूंगी कि पूरी सीरीज में ही बैलेंस बनाकर चलूं, जिससे किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत ना आने पाए। ठीक है, और अगर हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं कि भूगोल की अगर डेफिनेशन लिखने की बात आ जाए तो वन लाइन में हम क्या लिखेंगे? ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ्स लैंडस्केप, पीपल, प्लेसेस एंड एनवायरनमेंट। तो ज्योग्राफी में क्या क्या होती है? पृथ्वी के परिदृश्य, लोग, स्थान और पर्यावरण की का अध्ययन सम्मिलित होता है। ठीक है, तो ये होती है ज्योग्राफी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट क्या होता है। अब पीसीएस परीक्षा में क्या इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी का? तो देखिए, अगर हम यूपी पीसीएस का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का ट्रेंड लेते हैं तो 2024 में इसमें 27 क्वेश्चन आए हुए थे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहती है यूपी पीसीएस प्री में, उसमें से 27 प्रश्न ज्योग्राफी के थे। ठीक है, 2023 में 18 प्रश्न थे, 2022 में 26, 21 में 20 और 2020 में
22 प्रश्न आए थे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। अगर हम इन पांचों को ऐड कर ले नंबर्स को और डिवाइडेड बाय 5 कर दें, मतलब कि हम पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चंस का अगर एक एवरेज ले लें तो प्रति वर्ष हमें 22 से 23 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। और अगर आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन पाना है यूपीपीसीएस में, तो नेट अगर आपने 100 प्रश्न सही कर दिए, ठीक है, नेट अगर आपने 100 प्रश्न सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसका मतलब है कि जो 1/5 वेटेज रहता है पूरे क्वेश्चन पेपर में, वो किसका रहेगा पास करवाने के लिए? वो रहेगा ज्योग्राफी का, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और प्रीलिम्स में तो ये इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही मेंस में भी ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने एक बार अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया तो आपके मार्क्स तो प्री में फिर श्योर शॉट आने ही आने हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई, पीसीएस में क्यों रखा गया ज्योग्राफी को। मतलब इतने सारे सब्जेक्ट रखे गए वैसे तो और भी, पर ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं? हमें तो कुछ ज्योग्राफी का ऐसा काम नहीं होता पीसीएस में, तो सच में नहीं होता क्या ज्योग्राफी का काम? देखिए पीसीएस अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप क्या बनेंगे? आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, प्रशासक बनेंगे, ठीक है। प्रशासक को ही दूसरा क्या नाम दिया जाता है? सिविल सर्वेंट का नाम दिया जाता है, यानी कि सिविल सेवक का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप बन गए, सिलेक्शन हो गया, चले गए, ठीक है, किसी भी पोस्ट पे चले गए आप। अब आप जहां पर चयनित हुए हैं, ठीक है, चाहे आप पीसीएस ले रहे हैं तो आप स्टेट के अंदर जो प्रशासन के कार्य हैं उनकी देखरेख करेंगे, और अगर आप यूपीएससी में सिलेक्टेड है तो आपका फिर ऑल इंडिया कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकता है, और आप कहीं किसी भी स्टेट में पोस्टिंग हो सकती है आपकी। तो दोनों ही परीक्षाओं में, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, आपको ज्योग्राफी की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। तभी तो आप पता कर सकेंगे ना कि क्या करना है। भाई मान लीजिए कि आपको एक अप्रूवल लेने आ गई कंपनी, कि जैसे मिनरल वाटर की कंपनी है, मान लीजिए आप जिस जिले में कार्यरत हैं वहां पर आपको अप्रूवल साइन करना है मिनरल वाटर की कंपनी के लिए। अब अगर आपको यही जानकारी नहीं है कि उस क्षेत्र में जल संकट है, तो आप कैसे डिसीजन लेंगे? भाई आपने तो साइन कर दिया मिनरल वाटर की कंपनी को, मिनरल वाटर की कंपनी तो पानी खींचेगी, लेकिन ऑलरेडी वहां पर वाटर क्राइसिस हो रखी है और आपने ऊपर से अप्रूवल दे दिया। तो ये तो एक तरह से जो सामान्य जनता है उसके लिए एक नेगेटिव इफेक्ट लेकर आएगी। तो आपको ज्योग्राफी की जानकारी जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से प्रशासक का क्या काम होता है कि सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन कराना, ठीक है। जो स्टेट मतलब जिस जिले में भी आपकी नियुक्ति हो रखी है, तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी आप उनको उनका कार्यान्वयन कराएंगे। तो सपोज एग्जांपल ले लीजिए कि आपको उस जगह के क्लाइमेट की जानकारी होना आवश्यक है, तभी तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे ना, मतलब आपको ये आइडिया होगा कि इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कौन सी फसल इस जिले में उत्पन्न की जानी चाहिए, ठीक है, किसका उत्पादन किया जाना चाहिए, कैसे हम जिले को डेवलप करेंगे, ठीक है, सॉइल की कंडीशन क्या है, टाइप ऑफ सॉइल क्या है, ये सभी किसका पार्ट होते हैं? ज्योग्राफी का पार्ट होते हैं। जो मृदा का प्रकार होता है या क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, सभी ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। तो इसी प्रकार से एक प्रशासक को मल्टी डायमेंशन पर काम करना होता है, और उस मल्टी डायमेंशन को कवर करने के लिए एक प्रशासक को ज्योग्राफी की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। ज्योग्राफी को पढ़े बिना आप पूर्ण रूपेण प्रशासक के कार्य को सुचारू रूप से नहीं निभा पाएंगे। इसलिए हम पीसीएस के एग्जाम में भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो दोनों एग्जाम्पल दिए हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ज्योग्राफी पढ़ने की क्यों जरूरत है अगर आप पीसीएस के लिए compete कर रहे हैं, या इसको ज्योग्राफी सब्जेक्ट को क्वेश्चन पेपर में क्यों इंक्लूड किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंस है, कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन पेपर में, अगर आपको ऐसा लगता भी होगा। लेकिन जो लोग सिलेबस डिज़ाइन करते हैं, जो लोग क्वेश्चंस को डिज़ाइन करते हैं, वो बहुत ही विद्वान लोग होते हैं, ये बोलना चाहिए। तो उनके ऊपर किसी तरह के डाउट नहीं रखना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन पे दे दिया, किस तरह का क्वेश्चन पेपर दे दिया। आपको क्या करना है, उसके अलाइन होकर अपनी पढ़ाई को
एकदम हाई लेवल पे करते रहना है, ठीक है? जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर करके रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। इस सीरीज़ में हम कॉन्सेप्ट तो क्लियर करेंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी थ्योरी के साथ-साथ लेकर चलेंगे, जिससे आपको थ्योरी पढ़नी क्या है और उसको फिर एमसीक्यू में इम्प्लाई कैसे करना है, दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आएँगी। अब हम देख लेते हैं कि हमने अभी क्या समझा कि ज्योग्राफी क्या होती है। अब हम देख लेते हैं कि ज्योग्राफी की कितनी शाखाएं होती हैं। ज्योग्राफी भी कई तरह की होती है, लेकिन हमें पीसीएस के एग्जाम के लिए सभी शाखाओं का अध्ययन नहीं करना होता, ठीक है? हमें जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आवश्यक शाखाएं हैं, सिर्फ उन्हीं का ही अध्ययन करना है, ठीक है? ओवरव्यू हम हर एक शाखा का लेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन डेप्थ में किन चीजों को पढ़ना है जिनका इम्पैक्ट हो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? तो कितनी शाखाएं होती हैं ज्योग्राफी की? देखिए, ज्योग्राफी को अगर हम डिवाइड करें तो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है फिजिकल, ठीक है? फिजिकल यानी कि भौतिक। उसके बाद होती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी कि आर्थिक भूगोल। और होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है? ह्यूमन यानी कि मानव भूगोल, ठीक है? क्या क्या होता है इन तीनों में? तो जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हो गई। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा देखिए, ये जो अभी हम ये देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे। देखिए, जो ज्योग्राफी होती है, तो ज्योग्राफी की हमने डेफिनेशन जब देखी थी तो हमने क्या देखा था कि ज्योग्राफी पृथ्वी का चित्रण करना होता है। लेकिन पृथ्वी के चित्रण में ही सिर्फ पृथ्वी के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में हम अर्थ यानी कि पृथ्वी के एक तो ऊपर, चित्रण तो भाई पृथ्वी के ऊपर का हो गया, जो जैसे मैप देखते हैं या हम ग्लोब देखते हैं, वो तो पृथ्वी की ऊपर की सरफेस का चित्रण हो गया। लेकिन हम सिर्फ ज्योग्राफी में ऊपर ऊपर नहीं पढ़ते हैं। हम एक तो पृथ्वी के ऑन मतलब ऊपर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जो भी लैंडस्केप है, जो भी लेक्स है, रिवर्स है, पहाड़ है, नदियां हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? पृथ्वी के अंदर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इनर, तो आंतरिक संरचना क्या है पृथ्वी के, इसके बारे में भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और इसी के साथ ही हम आउटसाइड ऑफ अर्थ भी पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे कि पृथ्वी का वायुमंडल क्या है, जो ऊपर का वायुमंडल है उसमें कौन कौन सी गैसेस है, किससे मिलकर बना है, ठीक है? डिफरेंट जो जोन्स होते हैं पृथ्वी के ऊपर, वो कौन कौन से होते हैं। तो हम वायुमंडल के बारे में यानी कि पृथ्वी के आउटसाइड जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर, तीनों चीजों को क्या कवर करती है? ज्योग्राफी कवर करती है, ठीक है? ये तो हो गई ज्योग्राफी की बात। अब हम वापस आते हैं जो हम ज्योग्राफी की ब्रांचेस पढ़ रहे थे। फिजिकल ज्योग्राफी में आती है, पहली तो आती है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान, ठीक है? दूसरे नंबर पे आ जाएगी सॉइल ज्योग्राफी। सॉइल का अध्ययन भी हम करते हैं ना, मृदा के कितने प्रकार होते हैं, इनका अध्ययन। तो सॉइल यानी कि मृदा से रिलेटेड आ गई। तीसरे नंबर पे आ जाता है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, ठीक है? तो क्लाइमेटिक कंडीशन, रीजन ऑफ क्लाइमेट ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, की स्थान विशेष पर इसका क्लाइमेट के क्या कारण है, तो ये आ जाती है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है? जिसको क्या बोलेंगे? जलवायु विज्ञान, जलवायु से रिलेटेड हो गई।
नेक्स्ट आ जाएगी हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, ठीक है, हाइड्रोलॉजी मतलब जल से रिलेटेड। उसके बाद आ जाएगी ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी, जिसको क्या बोलेंगे, समुद्र विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एसेट्रा। और भी इसमें शाखाएं होंगी, पर हमें जो पीसीएस एग्जाम के लिए पढ़नी है वो मेनली इन शाखाओं के बारे में अध्ययन करना है। नेक्स्ट आती है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या आ गई, तो इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि उद्योगों के बारे में, ठीक है, इंडस्ट्रीज के बारे में हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन है ये भी आ जाएगा, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना, तो ये सब किस में आ जाएंगे, एग्रीकल्चर हो गया, या क्या बोलेंगे, जो विशेष तरह के उद्योग होते हैं, ठीक है, या जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ना, मिनरल्स के बारे में पढ़ना, मिनरल्स की जो खनिजों की उपलब्धता है वो किन किन क्षेत्रों में है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी इकोनॉमी से रिलेटेड ज्योग्राफी के एरिया हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल में क्या हो गया, एक तो आ जाएगा जैसे कि एंथ्रोपो, एंथ्रोपो, ठीक है, यानी कि मानव से रिलेटेड मानव विज्ञान। इसमें क्या होगा एंथ्रोपो में, कि जैसे पर्टिकुलर जो प्लेस है, मानव की कितनी प्रजातियां हैं, जो होमोसेपियंस है वो भी कई तरह के होमोसेपियंस पाए जाते हैं पृथ्वी पर। तो ज्योग्राफिकल एरिया वाइज किस कॉन्टिनेंट में कौन सा स्पेसीज पाई जा रही है, इससे रिलेटेड जो जानकारी होगी वो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आएगी, ठीक है, मानव विज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद क्या हो गया, पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के बारे में। उसके बाद कल्चरल, ठीक है, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक भूगोल के बारे में, ठीक है। तो सांस्कृतिक में क्या आ गया, जैसे कौन सी जैसे कि जनजातियां जो होती हैं उससे आप ले लीजिए, ठीक है, कौन सी जनजाति पाई जा रही है, या भाषाई अगर आप ले लें कि किस भाषा की मैपिंग हो रही है, किस एरिया में कितनी कौन सी भाषा बोली जा रही है, इसकी मैपिंग करना, ये सभी कल्चरल एस्पेक्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आ गया सोशियो, सामाजिक, ठीक है, सोशियो एस्पेक्ट यानी कि सामाजिक। और एक आ गया पॉलिटिकल, ठीक है, यानी कि राजनैतिक, ठीक है। तो ये अलग अलग शाखाएं हैं भूगोल की, जिनको हम कवर करेंगे इस सीरीज के अंतर्गत। तो आपने जितने भी ज्योग्राफी के अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखे होंगे वो सभी इनमें से किसी ना किसी के अंदर लाई करते हैं। तो हम जब सीरीज खत्म होगी तो सभी की जितनी भी ज्योग्राफी के आयाम हैं वो सभी हम कवर कर लेंगे। अच्छा, ज्योग्राफी भी जो होती है ये तो हमने टाइप्स पढ़ लिया। अब एज ए सब्जेक्ट जो हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी को, वो हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक आपके पास प्लेलिस्ट आएगी इंडियन ज्योग्राफी की, और दूसरी आएगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये वीडियो भी बहुत जरूरी है देखना। इस वीडियो को देखने के बाद फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसी के लिंक में है, ठीक है, इसी के कंटिन्यूएशन में इंडियन ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे कल से। तो ये देखने के बाद जब आपके कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी के बैकग्राउंड के क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद ही फिर आपको इंडियन ज्योग्राफी समझ में आएगी। तो मैं बोल रही हूँ कि जो जिसको ज्योग्राफी का जी भी नहीं पता है वो ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल फुली कॉन्फिडेंट हो जाएगा ज्योग्राफी में, कि हाँ भाई अब पूछ लो कोई भी क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे हम। तो ज्योग्राफी को हम क्या दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो इंडियन यानी कि
भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, और दूसरा जो पार्ट रहेगा वो पार्ट रहेगा विश्व, ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, ठीक है। तो अब देखिए, इंडिया है या जो भी वर्ल्ड है, तो हमारी पृथ्वी क्या है, एक गोला है। गोला कैसा, ग्लोब का गोला, जैसा समझ लीजिए, ग्लोब होता है ना, तो गोला होता है। तो लेकिन ये जो पृथ्वी है, ये इसके बाहर भी तो बहुत सी दुनिया है। एक बार पहले हम उस दुनिया को समझ लेते हैं, क्योंकि अब हम ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो भाई पृथ्वी आई कहाँ से, इसके बाहर भी तो, पृथ्वी को जानने से पहले इसके बाहर क्या है वो एक बार समझ लेते हैं, जानना जरूरी है कि क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है यूनिवर्स, यूनिवर्स सबसे बड़ा होता है, ठीक है। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। अब यूनिवर्स में क्या है, यूनिवर्स में है, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाती हैं कई तरह की गैलेक्सीज, कई तरह की आकाश गंगाएं, ठीक है, बहुत तरह की आकाश गंगाएं हैं यूनिवर्स में। इन आकाश गंगाओं में से ही एक आकाश गंगा है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो इन गैलेक्सी में से ही एक गैलेक्सी आ गई मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अपनी जो नोट्स बना रहे हैं उसमें हिंदी में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो मिल्की वे आकाशगंगा आ गई। अब हमारा जो सौर मंडल है, वो सौर मंडल इस मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है, ठीक है। तो इस मिल्की वे गैलेक्सी से क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया हमारा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, ठीक है, सौर मंडल। और इस सौर मंडल का ही एक ग्रह है जो कि है पृथ्वी, ठीक है। तो यहां से आ गई हमारी निकल के लास्ट में अर्थ, ठीक है, पृथ्वी। तो स्टेप्स आपने देख लिए कि कहां से पृथ्वी आई है, पृथ्वी के बाहर क्या है, पृथ्वी से बड़ा सौर मंडल। अब हम नीचे से चलना स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी से बड़ा क्या हो गया, सौर मंडल, ठीक है। सौर मंडल से बड़ा क्या हो गया, मिल्की वे गैलेक्सीज, मिल्की वे गैलेक्सीज, बहुत सारी मिल्की वे गैलेक्सीज मिली और उनसे मिलकर क्या बन गया, लास्ट में यूनिवर्स बन गया, ठीक है। तो इस क्रम में बनी है, मतलब बनी क्या है, इस क्रम में एग्जिस्ट करती है हमारी पृथ्वी। बनी कैसे है पृथ्वी, वो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे और पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिटेल में उसको कवर करेंगे। आज की ये जो क्लास है इसमें मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे, तो अगर मैं डायरेक्टली इंडियन ज्योग्राफी पे जंप कर जाती तो आपको पता ही नहीं चलता कि है क्या, इंडिया क्या है, इंडिया कहाँ है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये सब चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। दिन रात कैसे हो रहे हैं, मौसम कैसे बदल रहा है, इनका आइडिया होना चाहिए, तभी तो आप इंडियन ज्योग्राफी में कुछ समझ में आएगा आपको। तो ये क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास लास्ट तक देखिए। अब हम देखते हैं कि सौर मंडल, पृथ्वी की, भाई पृथ्वी पढ़ रहे हैं ना, इंडिया पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में, तो पहले पृथ्वी को जानेंगे, पृथ्वी को जानने के लिए सौर मंडल को जानेंगे। तो सौर मंडल में क्या क्या है, सौर मंडल में जैसा कि नाम है कि सोलर सिस्टम, सेंटर पे क्या आ जाता है, सेंटर पे आ जाता है इसमें सन, ठीक है, सूर्य आ जाता है सेंटर पे सोलर सिस्टम के। और इस सूर्य के चारों तरफ क्या है, अलग अलग ग्रह अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, ठीक है, परिक्रमा। तो क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। रिवॉल्यूशन क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ की जो परिधि है उसमें चक्कर काटना, इसे क्या बोलेंगे, इसे रिवॉल्यूशन बोलेंगे। अभी आगे इसी क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। अभी हम देखते हैं कि सौर मंडल में जो ग्रह हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं। तो देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह, तो बुद्धू था वो, ठीक है, बुद्धू था जो इतनी गर्मी के पास आके बैठ गया, तो बुद्धू से क्या बन गया, ये बन गया बुध ग्रह, ठीक है। तो सूर्य के सबसे पास आ गया बुध ग्रह।
अब एक दिन छोड़ दीजिए, अब डेज ऑफ वीक पे आ जाइए, सप्ताह के दिन पे आ जाइए। तो बुध के बाद एक दिन छोड़ दीजिए बृहस्पति, उसके बाद क्या आता है, शुक्र आता है। तो नेक्स्ट ग्रह क्या हो गया, शुक्र हो गया, ठीक है। शुक्र के बाद क्या छोड़ दीजिए, शनि छोड़ दीजिए। शनि के बाद क्या आता है, रविवार। तो रविवार को पृथ्वी पर जाएंगे, ठीक है। तो रविवार से पृथ्वी हो गया। अब रविवार के बाद आप मंगल छोड़ दीजिए, सॉरी सोमवार छोड़ दीजिए। सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगल आएगा। तो नेक्स्ट ग्रह क्या हो गया, नेक्स्ट ग्रह हो गया मंगल, ठीक है। मंगल के बाद बुध छोड़ दीजिए, तो क्या बन गया, बृहस्पति बन गया। तो ये हो गया बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति के बाद शुक्र छोड़ दीजिए, तो क्या बन गया, शनि बन गया, ठीक है। शनि के बाद रवि, शनि के बाद फिर छोड़ दीजिए, शनि के बाद फिर दोनों कौन से आ जाएंगे, ये आ जाएंगे यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो इन दोनों के नाम याद कर लीजिए। तो ये हो गया यूरेनस, ठीक है, और ये हो गया नेपच्यून। क्लियर, इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो बुध को क्या बोलते हैं, बुध को बोलते हैं मार्स, सॉरी बुध को बोलते हैं मरकरी। मरकरी के बाद क्या आ गया, मरकरी के बाद आ गया वीनस, ठीक है। शुक्र मतलब वीनस, पृथ्वी अर्थ हो गई, उसके बाद मंगल मतलब मार्स हो गया, बृहस्पति मतलब जुपिटर हो गया, शनि सैटर्न, एंड उसके बाद यूरेनस, और फिर क्या हो गया, नेपच्यून हो गया। तो आई होप कि इस ट्रिक से आपको सौरमंडल के ग्रह एक क्रम में याद हो गए होंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो ट्रिक बनाकर भी इन ग्रहों का ऑर्डर याद करते हैं। तो अगर आपके पास कोई अच्छी सी ट्रिक है तो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, सबको बताइए, और मुझे भी पता चले कोई अच्छी सी ट्रिक। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है और रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या होता है, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण क्या होता है। पृथ्वी के रोटेशन को समझने के लिए हम हेल्प लेंगे अपने एक फ्रेंड की। कौन सा फ्रेंड है वो फ्रेंड है मेरे पास ये ग्लोब, ठीक है। तो ग्लोब आप देख रहे होंगे, इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको। तो जब भी आप अगर आपके पास घर में ग्लोब होगा तो आप उसको देखिएगा कि हल्का सा ना ये झुका हुआ है एक्सिस पे, ठीक है, सीधा नहीं है, ये झुका हुआ है। क्यों झुका हुआ है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो भी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ठीक है। तो 23 1/2 डिग्री अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, ठीक है। तो हम कोड बनाते हैं ना, तो अगर आप एक परपेंडिकुलर यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे अर्थ के एक्सिस पर, और उससे इस वाले एक्सिस का ये जो मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये 23.5 डिग्री आएगी, ठीक है। अभी आप स्लाइड में देखिए, स्लाइड में मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि ग्लोब यूं इस तरह से टिल्टेड है, ठीक है, इस तरह से टिल्टेड है। तो अगर आप यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 23.5 डिग्री का एंगल, ठीक है, 23.5 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये जो एक्सिस है अर्थ का, एक्चुअल एक्सिस जो है, इसी पर अर्थ क्या है, स्पिन करती है, यूं घूमती है, ठीक है। तो इस तरह से अपने एक्सिस पर पृथ्वी को घूमने को, अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूमने को क्या बोला जाता है, पृथ्वी का घूर्णन बोला जाता है, ठीक है। इस घूर्णन के कारण क्या होता है, इस घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम नहीं रही होती ना,
तो जिस पृथ्वी के जिस भाग में दिन है वो दिन ही रहता, और जिस भाग में रात है वो रात ही रहती। ठीक है, घूमने के कारण क्या होता है कि 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, तो 24 घंटे में जहां से जिस बिंदु से पृथ्वी का जो पार्ट सूर्य के सामने पड़ा था, 24 घंटे बाद वही भाग घूमकर वापस से सूर्य के सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये आप साइड में फोटो देख रहे होंगे कि सन की जो रेज है वो इस तरह से पृथ्वी पर पड़ती हैं, और जो भाग पृथ्वी का आधा भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहां पर दिन रहती है, और बाकी पीछे के भाग पर रात होती है। ठीक है, तो दिन और रात किस कारण से होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो इस तरह से ये आप देख रहे होंगे कि एक्सिस है और ये पृथ्वी रोटेट करती है अपने एक्सिस पर। ठीक है, और पृथ्वी का जो रोटेशन होता है वो कैसे होता है? वो पृथ्वी का रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है। वेस्ट टू ईस्ट का मतलब पश्चिम से पूरब। ठीक है, तो ये चीज और आप याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि पृथ्वी का रिवोल्यूशन क्या होता है। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का परिक्रमण। तो देखिए, ये सूरज है। ठीक है, ये सूर्य है, और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी इसके चारों तरफ की जो परिधि है उसमें एक निश्चित पथ में क्या है? वो परिक्रमण करती, चक्कर लगाती है सूरज का। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए ये एक अंडाकार कक्षा है। ठीक है, अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाती है पृथ्वी, गोलाकार में नहीं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी आ गई। ठीक है, तो ये पृथ्वी यहाँ पे, ठीक है, चक्कर लगाएगी। अब ये जो डेट हो गई, ये डेट हो गई मार्च की। ठीक है, तो 23 मार्च को पृथ्वी इस पोजीशन पे रहती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 21 जून। ठीक है, नेक्स्ट आता है सितंबर, 21-22 सितंबर, और इसके बाद आता है, ये डेट क्या हो गई? ये डेट हो गई 22 दिसंबर की। ठीक है, अब देखिए रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण का जो मेन इफेक्ट होता है वो होता है मौसम में परिवर्तन। ठीक है, तो आप जो देखते होंगे कि पृथ्वी के अलग अलग भागों पर अलग अलग तरह के मौसम पाए जाते हैं, उसका मुख्य कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर की कक्षा में चक्कर लगाना। अगर पृथ्वी एक ही स्थान पर होती तो जो मौसम परिवर्तन है साल भर पृथ्वी पर वो नहीं दिखाई देते। ठीक है, जिस जगह पर जो मौसम होता वही हमेशा बना रहता, सिर्फ क्या होता? रोटेशन होता और रिवॉल्यूशन नहीं होता। तो रोटेशन की वजह से यानी कि घूर्णन की वजह से दिन और रात तो होते रहते पृथ्वी के किसी जगह पर मौसम में परिवर्तन पूरे साल नहीं होते। मौसम में परिवर्तन मुख्यतः किस कारण से होते हैं? ये होते हैं पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। ठीक है, रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, कि दिन और रात किसके कारण होते हैं? दिन और रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन यानी कि रोटेशन के कारण, और मौसम परिवर्तन होते हैं पृथ्वी के रोटेशन, पृथ्वी के रिवॉल्यूशन या परिक्रमण के कारण। ठीक है, इसके अलावा भी रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कई इफेक्ट होते हैं, जैसे कि महासागरीय धाराओं का बनना हो गया, या हवाओं का चलना हो गया, मानसून का आना हो गया। इन सब के पीछे का जो रीजन है वो भी क्या है? वो पृथ्वी का परिक्रमण करना ही है। ठीक है, तो ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा।
चलिए, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? देखिए, पृथ्वी को अगर हम बीचों बीच से कट कर दें, ठीक है, बिल्कुल अगर हम दो इक्वल पार्ट में कट कर दें पृथ्वी को, तो ये जो बीच की लाइन होती है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है इक्वेटर। इक्वेटर क्यों? क्योंकि इस लाइन ने पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये बन गई इक्वेटर। इक्वेटर या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे विषुवत रेखा, ठीक है, तो ये हो गई इक्वेटर या विषुवत रेखा, ठीक है। अब इसी तरह से एक एक डिग्री ऊपर अगर आप इस तरह से पृथ्वी को डिवाइड करेंगे, मतलब पृथ्वी की ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर पृथ्वी रोटेट कर रही है, ठीक है, और हमने उसके परपेंडिकुलर, जिस एक्सिस पर रोटेट कर रही थी उसके परपेंडिकुलर कट कर दिया। तो आप ये देख रहे होंगे, ग्लोब फिर से दिखाती हूँ कि इस ग्लोब में क्या है, ये देखिए, ये जो बीच की लाइन होती है, ये वाली, ये होती है विषुवत रेखा, ठीक है, सेंटर पे आप ये जो मोटी सी लाइन देख रहे हैं, ये क्या होती है? ये विषुवत रेखा होती है। तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है और विषुवत रेखा इसके बीचों बीच में है, ठीक है, तो ये हो गई इक्वेटर। ठीक है, अब ऊपर अगर हम जाएंगे तो डायरेक्शन अगर आपने देखी होंगी तो कैसे डायरेक्शन होती है, साइड में मैं बना देती हूँ कि डायरेक्शन इस तरह से लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, साउथ, ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन का चार्ट बनता है। तो अगर आप ऊपर की साइड जाएंगे इक्वेटर से तो वो नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी, अगर आप नीचे की साइड जाएंगे तो साउथ डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर एक एक डिग्री, अब देखिए, इसको इक्वेटर को कट करना शुरू करा और यहाँ पर एक 1 डिग्री, मतलब पृथ्वी के सेंटर से हमने 1 डिग्री पर इसको इस तरह से स्लाइस कर दिया, ठीक है, यहाँ से यूं स्लाइस कर दिया, फिर यूं स्लाइस कर दिया, फिर यूं स्लाइस कर दिया। इसी तरह से हमने पृथ्वी के विषुवत से लेके ऊपर तक 90 भागों में इसको डिवाइड करा और इसके नीचे, विषुवत के नीचे भी 90 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो विषुवत हो गई, ये तो लाइन हो गई 0 डिग्री की लाइन, 0 डिग्री की लाइन, ठीक है। अब इससे ऊपर 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 90 पार्ट में डिवाइड करने पर ऊपर जो हम पहुंच जाएंगे वो 90 डिग्री नॉर्थ पे पहुंच जाएंगे, और इसी तरह से नीचे जब आएंगे तो ये पहुंच जाएंगे हम 90 डिग्री साउथ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो 0 डिग्री पर इक्वेटर, ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे 90 डिग्री साउथ। अब ये जो हमने टेढ़ी टेढ़ी लाइनें ड्रॉ करी हैं पृथ्वी पर, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड को आप कैसे याद रखेंगे? तो जैसे लेटे पोजीशन में होती है ना, तो लेटी पोजीशन कैसी होती है? ऐसी होती है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो लैटिट्यूड क्या होती है? हॉरिजॉन्टली अगर पृथ्वी को कट करा है तो क्या हो गया? ये बन गया है लैटिट्यूड, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे अक्षांश बोलेंगे, ठीक है। तो लैटिट्यूड या अक्षांश, इस तरह के पृथ्वी को कट करने पर कितनी टोटल लाइनें हो गई? ये 0 से 90 और 0 से 90, ठीक है। तो कितनी लाइनें हो गई? अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने लैटिट्यूड होते हैं अक्षांश पे। ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखते हो कौन सही आंसर करता है। अब देखिए, पृथ्वी पर आप कहीं पर भी लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे तो दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी सेम रहती है, ठीक है। एक एक डिग्री के अंतर पर जो लैटिट्यूड बने हैं इनकी डिस्टेंस सेम रहती है, और कितनी रहती है? तो दो लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी 111 किलोमीटर रहती है, ये याद रखिएगा। के बीच की दूरी कितनी रहेगी? ये रहेगी 111 किलोमीटर, ठीक है। और लैटिट्यूड की जो डिस्टेंस रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। तो आई होप कि लैटिट्यूड आपको समझ में आ गया होगा। लेटी हुई यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? लैटिट्यूड होती है। अब देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। अब जैसे पृथ्वी को अभी हमने क्या करा था? इस तरह से कट करा था, ठीक है। अब हमने पृथ्वी को, जैसे पृथ्वी रोटेट कर रही है
उसी के अलोंग कट कर दिया। अब हमने कैसे लाइंस ड्रॉ कर दी, इस तरह की लाइंस ड्रॉ कर दी पृथ्वी पर, ठीक है। तो जैसे ये एक्सिस था, यहाँ से ये एक्सिस जा रहा था, ठीक है, और इसी तरह से पृथ्वी को हम डिवाइड करते चले गए, ठीक है। इस तरह से हमने फिर से लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है। और इस तरह से हमने कितनी लाइंस ड्रॉ करी, हमने कर दी 360 लाइनें ड्रॉ। क्यों 360 लाइनें? देखिए, अगर पृथ्वी इस तरह से चक्कर लगाती है, अगर हम इसका टॉप व्यू देखते हैं अर्थ का, तो ये टॉप व्यू में इस तरह से डिवाइड होगी, ठीक है। और अगर हमने, ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, और सर्कल में कितने डिग्री का एंगल होता है, ये होता है 360 डिग्री का एंगल, ठीक है। अभी हम कहाँ से देख रहे हैं इसको, पृथ्वी को ऊपर की साइड से, पोल की साइड से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए, क्या बोलते हैं, 360 डिग्री का एंगल हो गया। अभी इस तरह से यूं 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 करके हमने 360 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये ऊपर का लेंगे, और फिर यही लाइनें नीचे तक एक्सटेंड होके इस तरह से दिखाई दे रही हैं, ठीक है, जो हमने ड्रॉ करी हैं अर्थ पर, इस तरह से। इन लंबी लंबी लाइनों को क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, संतरा, ऑरेंज, ऑरेंज में भी होती है ना, फाक होती है इस तरह से लंबी लंबी, तो आप यूं एक फाक को अलग करें, 2 फाक को, 3 फाक को, इसी तरह से आप अर्थ को इमेजिन कर लीजिए कि 360 फाकों में हमें उसको डिवाइड करना है अर्थ को, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे आप ऑरेंज, तो ऑरेंज भी इसी तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वे में डिवाइड रहता है, अलग अलग पीसेज में, ठीक है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो कि अक्षांश क्या थे, देशांतर क्या थे, तो शांतर शंतरा एक जैसा हो गया, तो लॉन्गी वाला, ठीक है। तो और लॉन्गिट्यूड तो याद रखना इजी है कि लॉन्ग मतलब लंबा लंबा, तो लंबा लंबा अगर हो कट होगा तो क्या हो जाएगा, वो लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अच्छा, आप एक चीज देखिए, अर्थ क्या है, अर्थ स्फेयर है, तो आपने फुटबॉल देखी होगी, ठीक है। फुटबॉल में लाइंस यूं यूं ड्रॉ होती है ना, तो वो जो देशांतर होते हैं, अक्षांश, हर अक्षांश के 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। पोल्स तक जब भी जाएंगे तो वो सेम डिस्टेंस पे रहेंगे 2 अक्षांश। लेकिन देशांतर क्या होता है, क्योंकि अर्थ यूं हो जाएगी ना, मतलब बीच से तो इस तरह से चौड़ी है अर्थ विषुवत से, और ऊपर जाने पे यूं 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 करके श्रिंक होती जा रही है। तो देशांतर के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम सेम नहीं रहेगी, वो चेंज होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो 2 देशांतरों के बीच की डिस्टेंस रहेगी, वो कहाँ रहेगी, वो रहेगी विषुवत रेखा पर, ठीक है, वो रहेगी इक्वेटर पर। और जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे तो फिर देशांतर के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम होती चली जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ पर देखेंगे तो मिनिमम रहेगी, और इसी तरह से 90 डिग्री साउथ पर भी देशांतर के बीच की डिस्टेंस कम रहेगी, जबकि 0 डिग्री पर इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ये जो 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड होती है, तो ये जहां से जिन कंट्रीज से पास होती है, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है प्राइम मरीडियन, ठीक है। प्राइम मरीडियन का रेफरेंस हम लेते हैं समय को कैलकुलेट करने के लिए, तो किस पर्टिकुलर देश में कितना समय होगा, वो हम प्राइम मरीडियन के रिस्पेक्ट में, मतलब प्राइम मरीडियन के सापेक्ष उस देश की क्या स्थिति है, इससे हम डिसाइड करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि ये डायरेक्शन होती हैं, इधर ये देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अगर आप प्राइम मरीडियन की लोकेशन देखेंगे, ये देखिए प्राइम मरीडियन इस तरह से है, ये यूके से पास होकर जाती है लाइन, ठीक है। तो ये प्राइम मेरिडियन की लाइन हो गई। अब इसके जो राइट साइड में कंट्रीज हैं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो कंट्रीज हैं, ये तो क्या हो गए, ये ईस्ट के कंट्रीज हो गए, ठीक है, ये ईस्ट हो गया। यहाँ पे पूरब बोलते हैं ना कि पूरब के देश, तो पूरब के देश क्यों बोलते हैं, यूरोप के सापेक्ष वो देश होते हैं पूरब के, और इसके सापेक्ष पश्चिम, तो पश्चिम में क्या पड़ गया इस लाइन के सापेक्ष, वो बन गया, वो पड़ गया अमेरिका, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि पश्चिमी संस्कृति, तो इसी लाइन के रिस्पेक्ट में वो पश्चिम है, और इसी से निकल कर आती है पश्चिमी
जो संस्कृति का यूज किया जाता है, तो उसमें जो पश्चिमी का यूज किया जाता है वो प्राइम मेरिडियन के सापेक्ष किया जाता है, ठीक है। तो ये वेस्ट हो गया, ठीक है, ये वेस्ट हो गया, और इस साइड ये क्या हो गया, इस साइड ये हो गया ईस्ट, ठीक है। इसके ऊपर साइड क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, तो इसको नॉर्थ मतलब नॉर्थ पोल बोला जाएगा। और प्राइम मेरिडियन के नीचे क्या आ गया, साउथ आ गया, तो इसको साउथ पोल बोला जाएगा, ठीक है। आई होप आपको नॉर्थ पोल, साउथ पोल और ईस्ट और वेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम आगे की क्लासेस में और देखेंगे कि विभिन्न देशों में जो टाइम निकाला जाता है, जैसे भारत में हम क्या बोलते हैं कि प्राइम मेरिडियन को और किस नाम से जाना जाता है, ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं इसे, ग्रीनविच रेखा, ठीक है, दूसरा नाम इसका ग्रीनविच भी है। अभी आगे के क्लासेस में हम इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत में जैसे कि भारत में ग्रीनविच से अगर टाइम 0 है, तो भारत में +5:30 5 घंटे 30 मिनट का टाइम ऐड कर दिया जाता है। तो वो क्यों ऐड कर दिया जाता है, तो देखिए यहीं पे नीचे कर लेती हूँ। देखिए अभी हमने देखा कि पूरा जो अर्थ को डिवाइड किया गया है वो 360 देशांतरों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये 360 डिग्री जो है देशांतर में डिवाइड किया गया है। अब पूरा अर्थ एक चक्कर लगाने में, अगर एक पॉइंट से स्टार्ट किया, मतलब किसी पॉइंट के सामने आप खड़े हो जाओ अर्थ के, और एक चक्कर के बाद जब अर्थ उसी पॉइंट पे वापस आएगी तो वो 24 घंटे का समय हो जाएगा। इसका मतलब है कि 360 डिग्री देशांतर घूमने में अर्थ लेती है 24 घंटे का समय, ठीक है। 24 घंटे मतलब घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 24 गुणा 60 मिनट का समय लेगी पृथ्वी, ठीक है। अब 1 डिग्री अगर इसको देशांतर रोटेट करना है तो कितना समय लेगी, तो 1 डिग्री देशांतर रोटेट करने के लिए पृथ्वी समय लेगी 24 गुणा 60 अपॉन 360, ठीक है। इतना समय लेगी। 60 से 360 6 बार कैंसिल हुआ, और 4 से 4 बार 24 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर पृथ्वी 1 डिग्री घूमेगी तो ये घूमेगी कितने मिनट में, पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में समय कितना लेगी, ये समय लेगी 4 मिनट का, ठीक है। 4 मिनट का समय लेगी, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। तो आई होप कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ ही डिफरेंस क्या रहता है देशांतर में और लैटिट्यूड के बीच की दूरी क्या रहती है, ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। तो इनको आप अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए और मेमोराइज कर लीजिए। इसी के साथ टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे भी इस चैनल पर जितनी भी क्लासेस आएंगी उनकी पीडीएफ फ्यूचर में टेलीग्राम चैनल पर साथ के साथ ही शेयर की जाती रहेगी, ठीक है। तो आप इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, इसी के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि पृथ्वी पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो कि हमें ज्योग्राफी पढ़ने के लिए जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि पृथ्वी के ऊपर साइड में नॉर्थ, ठीक है, उत्तर रहेगा, और नीचे साइड में क्या रहेगा, नीचे साइड में रहेगा दक्षिण,
ठीक है। तो नॉर्थ ऊपर हो गया और साउथ नीचे हो गया, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। ठीक है। उसके बाद ये जो पृथ्वी को बीचों बीच से कट कर रही है लाइन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर, इक्वेटर या विषुवत रेखा। और ये कितने पे स्थित रहती है? ये स्थित रहती है 0 डिग्री पर। ठीक है, तो ये 0 डिग्री की लाइन हो गई। इसके बाद 23 डिग्री ऊपर विषुवत के और 23 डिग्री नीचे, यानी कि सॉरी 23, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हो गई ये। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर नीचे 23.5 डिग्री साउथ पर। ये जो दो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऊपर के साइड जो लाइन है ये वाली, इसको तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, तो ये जो लाइन हो गई ये क्या हो गई? ये हो गई कर्क रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और 23.5 डिग्री नीचे साइड विषुवत की, यानी कि साउथ में जो लाइन है इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये हो गई मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब देखिए जो एक्सट्रीम एंड पर जो पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये पॉइंट हो गया नॉर्थ पोल। और सबसे नीचे दक्षिणतम जो बिंदु होगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल का मतलब उत्तरी ध्रुव, और साउथ पोल का क्या मतलब हो गया? दक्षिणी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव। अभी आपको दिख रहा होगा कि एक एक सर्कल और बच रहा है बीच में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो सर्कल है नॉर्थ पोल के नीचे, इसे बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त यानी कि आर्कटिक सर्कल। ठीक है, और जो दक्षिणी ध्रुव के पास वाला सर्कल है उसे क्या बोलते हैं? इस वाले वृत्त को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक वृत्त। क्लियर? अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे स्थित थी? 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। और आर्कटिक सर्कल कितने डिग्री पर स्थित है? ये स्थित है आर्कटिक सर्कल, ये वाला, ये स्थित है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर। ठीक है, इसी तरह से जो अंटार्कटिक सर्कल है ये वाला, ठीक है, ये स्थित है 66.5 डिग्री साउथ में। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ये क्लियर? तो ये कुछ पृथ्वी की इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि आप जब जलवायु को समझेंगे या पृथ्वी का और भी जो आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे या ओशिनियोग्राफी पढ़ेंगे तो इनमें सभी में ये जो लाइंस है ये स्पेशल रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया जरूर रखना है कि कौन सी लाइन कितने डिग्री पर स्थित है और पृथ्वी में कहाँ पर स्थित है। क्लियर? वो उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब पृथ्वी के ऊपर के हाफ में है या नीचे है। ठीक है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, चलिए क्या होते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध? तो जब हम पृथ्वी को डिवाइड करते हैं, बीच से कट करते हैं, तो ये 0 डिग्री हो गया, ये विषुवत रेखा हो गई।
और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और नीचे के भाग को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। ऊपर के भाग को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के भाग को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये टर्म भी अभी आगे की जो ज्योग्राफी की क्लासेस आएंगी उनमें बार बार नाम लिए जाएंगे, तो आप इसको भी आइडिया रखिए कि क्या होते हैं उत्तरी गोलार्ध और क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, पृथ्वी हमने पढ़ ली कि भाई पृथ्वी है। अब पृथ्वी को डिवाइड किया गया है कुछ महाद्वीपों के अंतर्गत, ठीक है। तो ये देखिए, ये कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब चीजें, क्योंकि हम कल से इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। अभी हम पूरे ऊपर का एक ओवरव्यू ले रहे हैं अर्थ का, और फिर कल से इंडिया के जो है वो हम इंडिया को स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि जो इंडिया है वो आया कहाँ से है, इंडिया के और भी बाहर जो है वो बाहर क्या क्या है, तभी तो हमें इंडिया को समझेंगे। जब हमें यही नहीं पता है कि इंडिया का के अलावा और दुनिया में क्या एग्जिस्ट करता है, तो फिर इंडिया को हम समझेंगे कैसे। क्योंकि इंडिया को भूगोल को पढ़ने के लिए भी बाह्य फैक्टर भी होते हैं, पूरे वर्ल्ड के फैक्टर होते हैं, वायुमंडल के फैक्टर होते हैं, उन सभी को लेकर ही हम इंडिया की ज्योग्राफी भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आप ओवरव्यू लीजिए। तो जो पूरा विश्व है, पूरे विश्व की जो स्थल भूमि है या जो पोल्स हैं, उनको अलग अलग पार्ट में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो राजनीतिक रूप से इनको इनका डिवीजन किया जाता है, राजनीतिक और भौगोलिक फैक्टर्स रहते हैं इसमें डिवीजन में, मेनली भौगोलिक फैक्टर की वजह से होता है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि अलग अलग लैंड मास सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, किसी पानी की मतलब जल द्वारा विभाजित हो रहे हैं लैंड मासेस। तो इस तरह से इनको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। सातों के नाम आप याद रखिएगा। पहला है इसमें से उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो पहला नंबर ये हो गया, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका आ गया। आप साथ के साथ मैप भी देखते रहिए। उसके बाद उत्तरी अमेरिका से नीचे आ जाता है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। दूसरे नंबर पे साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है, एशिया आ जाता है, ठीक है। एशिया या यूरोप ले लीजिए। तो तीसरे नंबर पे यूरोप आ गया, फिर आ गया एशिया, ठीक है। तो चौथे नंबर पे एशिया। उसके बाद आ जाता है अफ्रीका, ठीक है। डायग्राम में मिडल ईस्ट दे रखा है, लेकिन मिडल ईस्ट कोई सेपरेट कॉन्टिनेंट नहीं है। तो ये आ जाता है 5वें नंबर पे अफ्रीका, ठीक है। फिर छठे नंबर का कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया, ठीक है। तो ये नीचे आ गया दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ पर। तो 6 नंबर पे आ गया ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, ठीक है। और 7वें नंबर पे जो आता है कॉन्टिनेंट वो है दक्षिणी गोलार्ध का अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो सबसे नीचे अगर आप साउथ पोल पे देखेंगे तो क्या आएगा, अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। तो ये हो गया अंटार्कटिक, ठीक है। तो ये विश्व के 7 महाद्वीप हैं। इनको भी आप याद रखिएगा कि किस किस तरह से विश्व को अलग अलग महाद्वीपों में डिवाइड किया गया है। अब इन महाद्वीपों में से भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, ये स्थित है एशिया महाद्वीप में, ठीक है। तो भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, ये हिस्सा है एशिया महाद्वीप का हिस्सा। और एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं भारत को मिलाकर, तो यूएन के अकॉर्डिंग एशिया में 48 देश सम्मिलित हैं, ठीक है, 48 देश। तो जो आधिकारिक रूप से माने जाते हैं एशिया में, वो 48 देश माने जाते हैं, ठीक है। अगर आप एशिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पर एशिया के ऑलमोस्ट सेंटर में स्थित है
हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो ये है हमारा भारत और ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? ये है एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको ज्योग्राफी का ओवरव्यू मिल गया होगा। कल की क्लास में हम इंडिया को लेकर फिर इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और लेकिन उससे पहले आप इस क्लास को अच्छी तरह से एक बार रिवीजन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, तभी नेक्स्ट क्लास फिर आपको और अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे आगे पीसीएस के हर सब्जेक्ट की सीरीज इस चैनल पर आएगी और प्रीलिम्स के साथ ही मेंस की सीरीज भी आएंगी इस चैनल पे, बहुत ही क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स के साथ में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना है, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें और जिन लोगों को नहीं पता है चैनल के बारे में उन लोगों को भी बताएं, क्योंकि चैनल रहेगा तो क्लासेस रहेंगी। ठीक है, और आपको उन क्लासेस का बेनिफिट मिलता रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलती हूँ। जय हिंद।